बैटल ऑफ बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि उनका फोन टेप हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कूच बिहार के प्रत्याशी से उनकी बातचीत को सार्वजनिक किया था भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में अमित शाह कह रहे हैं कि आप सीआईडी की जांच करा लीजिए या हमसे कह दीजिए, हम जांच करा लेते हैं। आरोपों और प्रत्यारोपों के इस दौर में अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन में थोड़ी रियायत करनी पड़ी है। अब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर जेपी नड्डा सभी जो रैली संबोधित करेंगे उसमें 500 लोग होंगे। 4 जगह प्रधानमंत्री को रैली संबोधित करनी है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जिस स्क्रीन के चलते बाकी की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बाकी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे वो मालदा में रैली करेंगे तो मालदा के आसपास स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि लोग प्रधानमंत्री को सुन सके। ठीक उसी तरह ममता बनर्जी भी अपनी कैंपेन को अब कोलकाता में नहीं करेंगी, वो अपनी रैलियां करेंगी लेकिन छोटी। सवाल यह है ऐसे में सोशल मीडिया का स्कोप भी बढ़ जाता है। क्या सोशल मीडिया में टीएमसी टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को? आज इसी पर बहस करेंगे। अब आपको बंगाल में ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां और भव्य रोड शो के दर्शन नहीं होंगे। कोरोना बढ़ा तो पार्टियों ने प्रचार की रणनीति बदल ली। अब जमीन पर प्रचार सीमित हो गया है तो जाहिर है कि बंगाल की बैटल साइबर दुनिया में ज्यादा लड़ी जाएगी, जहां वर्चुअल प्रचार, वीडियो ऑनलाइन कैंपेन, ट्वीट, रीट्वीट सियासी हथियार बनते नजर आएंगे। सोशल मीडिया के वॉर जोन में बीजेपी ज्यादा ताकतवर नजर आती है। एक बुजुर्ग महिला की पिटाई के मुद्दे को कैंपेन बनाकर बीजेपी टीएमसी को पहले ही घेर चुकी है। सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रशांत किशोर की बातचीत को भी बीजेपी भुना चुकी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के वजह से हर पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार पर कैंची तो चला दिया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर होगा। हालांकि बीजेपी को वर्चुअल रैली करने का अनुभव सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में रास्ता आसान होगा या फिर सीमित प्रचार के कारण ममता बनर्जी को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो अपने पार्टी की एकमात्र लौती स्टार कैंपेनर है। आखिरी 2 चरणों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की 6 मेगा रैली तो गृह मंत्री अमित शाह की 8 से ज्यादा मेगा रैलियों को प्लान किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। इस बीच टीएमसी ने एक बार फिर चुनाव आयोग से 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराने की गुहार लगाई है, तो कांग्रेस ने लेटर लिखकर चुनाव को रमजान और कोरोना के खतरे तक टालने की मांग रखी है। बंगाल की लड़ाई आखिरी दौर में आ चुकी है। 9 दिन में 3 चरणों का मतदान होना है। वक्त कम है, प्रचार भी सीमित हो गया है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए जिसने माहौल बना लिया वही बंगाल का बाहुबली बन सकता है। कोलकाता से तापस और सिलीगुड़ी से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरह से चुनाव प्रचार अब होने वाला है, और ये चुनाव प्रचार अंतिम दौर में किसकी नैया पार लगाएगा? टीएमसी का फूल चलेगा या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा? दोनों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ राहुल देव जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ टीएमसी से बादल देवनाथ जी हैं। मेरे साथ सुबीर भौमिक जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र सिलीगुड़ी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और थोड़ी ही देर में मेरे साथ अनिला सिंह जी होंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले बादल जी, फिर आपने लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि भाई एक साथ करा दीजिए चुनाव। आपको पता है चुनाव आयोग नहीं मानेगा, तो दूसरी बार लिखने का कारण क्या है? दीपक जी, न्यूज नेशन के माध्यम से फिर से एक बार पूरे देश को मैं कहना चाहता हूं, 8 चरण में वोट क्यों? ये सवाल तो पहले से सब देश के लोग ने कर रहा है। हर 5 राज्यों में चुनाव है, एक आसाम में 3 चरण में, केरल में 1 चरण में, पंडिचेरी में 1 चरण में, किसी जगह में 2 चरण में, लेकिन बंगाल में 8 चरण में क्यों? मतलब देश के लोगों ने समझ लिया बंगाल को बदनाम करना, बंगाल के लोगों को कोरोना के मत में धकेल दिया, और कोरोना जो बादल दादा ऐसा चला कि आपने मारकाट की परंपरा बना रखी है पश्चिम बंगाल में। नहीं, हिंसक राजनीति है वहां पर, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हिंसक राजनीति है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने प्रिकॉशन रखे। अभी भी बंगाल भद्र लोग कहते हैं, बंगाल के लोगों को पूरे विश्व कहते हैं। भाजपा जितना कोशिश करे बंगाल के लोगों को बदनाम करने का, लेकिन बदनाम तो नहीं होगा, वही होगा। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा देश के लोगों के सामने। जब उसके फादर खड़े हो रहे हैं, अब उसके फादर खड़े हो रहे हैं, कैसे टक्कर देंगे आप? और इतने बार बताइए ना बादल जी, बंगाल में आ रहे
बंगाल में मोदी जी इतने बार आ रहे, किसी राज्य में मोदी जी गया? गुजरात में, राजस्थान में, पांडिचेरी में, केरल में, किसी राज्य में चुनाव में प्रधानमंत्री अरे गया? हर चुनाव में जाते हैं, हर चुनाव में जाते हैं। बिहार में भी गए थे, बिहार में भी गए थे बादल देवनाथ जी, आप देखते नहीं, हर चुनाव में हो जाते हैं। सीधे मैं धीरेन्द्र पुंडीर के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र, ये जो मनीष शुक्ला वाला मामला सामने आया है, जिसमें उनके बेटे की हत्या कर दी गई, अब पिता चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के खिलाफ ताल ठोक के, कैसे परिवर्तित होगा उससे चुनावी कैंपेन का माहौल आखिरी 3 फेजेस में? देखिए, लगातार ये हिंसा की बात यहाँ है। लगातार अगर आप देखेंगे शीतलकुची की घटना के बाद भी ये रुका नहीं, इसके बाद भी एक दूसरे के साथ टकराते हुए समर्थक हैं। और यही वजह है कि तमाम सारी गुजारिशों और इस कोरोना के इतने बड़े खतरे के बावजूद भी चुनाव आयोग ने तमाम दलों के साथ अगर उन लोगों ने बैठक भी की थी तो उसके बावजूद भी इसको एक फेज़ में नहीं लिया गया। क्योंकि अगर 70 से अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक तौर पर हिंसा, राजनीतिक हिंसा यहाँ एक औजार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसमें अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग समय पर आई हैं और इस बार सबसे ज़्यादा सवाल इसलिए टीएमसी पर उठ रहे हैं क्योंकि वो 10 साल से सत्ता में है और उसमें कुछ राजनीतिक हिंसा में कमी नहीं आई है। इस बात को मुझे लगता है बादल देवनाथ जी को समझना चाहिए कि ये कोई ऐसा तथ्य नहीं जिसको कोई नया बताया जा रहा है। लगातार आती हुई हिंसा, ये फिर दोबारा एक और हमला जो है इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ हिंसा रुक नहीं रही है। इसीलिए जो सुरक्षा बल हैं उनके मूवमेंट, हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना अलग अलग हो सकता है, मेरा विचार भी अलग हो सकता है, लेकिन ये लगता है कि इस हिंसा की, इस पूरी घटनाओं को रोकने के लिए ही शायद कोरोना के इतने बड़े खतरे के बावजूद, सुरक्षा बल की उपलब्धता, तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने इसको अगले 3 फेज को रखने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ये हिंसा की घटनाएं वहाँ भी हो सकती हैं, होगी छिटपुट, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरह का मैसेज वहाँ दिया था उस तरह का कि कोई भी इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं कही जाएगी जिसमें कि ईवीएम और वीवीपैट जो है लूटे जाएँ, तोड़े जाएँ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर अटैक किया जा सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिंसा की हम घटनाएं तो सुनेंगे क्योंकि लगातार हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी घटना होगी इस पर मुझे अभी भी शक है। ये जरूर है कि सुरक्षा के लिहाज से 3 चरणों का चुनाव। 10 सेकंड दीपक जी। हेलो, ठीक है बादल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बैरकपुर में मनीष शुक्ला को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मार दिया, अब उसके पिता वहां पर चुनाव में खड़े हो रहे हैं, आपकी पार्टी में ही 2 फाड़ होगा इस बात को, कैसे कर पाएंगे कैंपेन? एक हत्या तो आपके माथे है ना मनीष शुक्ला की, जिसके पिता खड़े हो रहे हैं अगले दौर में। मनीष शुक्ला को कौन मारा? अर्जुन सिंह को इस डिबेट में आप लेके आइए, मैं अर्जुन सिंह को आप सामने प्रूव कर दूंगा। अर्जुन सिंह जी कौन मनीष शुक्ला को मारा और मनीष शुक्ला के पिताजी क्यों टीएमसी को बदनाम कर रहा है वो भी मैं जानता हूँ। और दीपक जी, वो एक मुख्यमंत्री का फोन टैप करता है। अरे भाई, आरोप तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा है ना बादल जी। पूरे विदेश में वैक्सीन दे दिया, लेकिन बंगाल में वैक्सीन नहीं, कोई राज्य में वैक्सीन नहीं है। वाराणसी में हाथ देखिए, वाराणसी का सांसद कौन है? खुद प्रधानमंत्री है। और वाराणसी में शमशान घाट में देखिए, वाराणसी के लोगों को मौत के मुंह में दाखिल किया, कौन किया? खुद प्रधानमंत्री ने किया। ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई परियोजना, कुछ नहीं है प्रधानमंत्री का, ना अमित शाह का। दिलीप घोष और दीपक जी में ताली नहीं आए और दिलीप घोष 2 बादल देवनाथ जी, मनीष शुक्ला पर कोई जवाब नहीं कि टीएमसी के गुंडों ने बैरकपुर में मनीष शुक्ला को क्यों मार दिया। अनिला सिंह जी, मनीष शुक्ला के फादर अब चुनाव में खड़े हैं, क्या वाकई ये जवाब है भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी के लिए बैरकपुर में? देखिए, केवल बैरकपुर नहीं, पूरे पश्चिमी बंगाल में मैं ये कहूंगी कि पश्चिमी बंगाल उत्तर देगा ममता दीदी को। हाँ, जिस महिला को दीदी शब्द जो है वो अपमानजनक लगता हो की मानसिकता समझ सकते हैं, मुझे वो मानसिकता रावण की बहन वाली मानसिकता लगती है। सीधी सी बात है, जब आदर सम्मान तो अर्पण है वो समझ नहीं आता। जब दीदी बोलते तो जो मानसिकता वहां पर चल रही है, पश्चिमी बंगाल जो है वो उत्तर देगा। जितनी शहादत हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, चाहे वो कैंडिडेट के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में, उसका उत्तर जो है पश्चिमी बंगाल देगा। और ममता दीदी जो है या उनके जो कार्यकर्ता, लीडर, प्रवक्ता कुछ भी बोलते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई ये है, डराकर धमकाकर आप लोग जो है वोट डलवाना चाहते हैं। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो उसका कत्लेआम करवा देते हैं। ये नहीं चलने वाला पश्चिमी बंगाल में। हम देख रहे हैं लगातार 2 चुनाव में, तो मैंने देखा 2019 अभी गया ही है, तब भी हमने देखा मीडिया तक को नहीं छोड़ा।
सबके ऊपर अटैक करना, ये कौन सी राजनीति होती है मैं भाई? सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूं। राहुल देव जी, बदली हुई कैंपेन की स्ट्रेटेजी में जब 500 लोग आएंगे कैंपेन के लिए, वर्चुअली ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश की जाएगी, ममता बनर्जी अपने गढ़ कोलकाता में रैली नहीं करेंगी, तो आपको लगता है कि इससे चुनाव का स्वरूप कुछ बदलेगा? और क्या इससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब तो वार पूरी सोशल मीडिया पर आ जाएगी। निश्चय ही बदलेगा, क्योंकि एक खुले माहौल में जब सभाएं की जाती हैं, उसमें सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाती हैं अपने बड़े नेताओं के लिए भीड़ जुटाने की, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों या मुख्यमंत्री ममता हों, तो वो जो एक जीवंतता होती है उसकी, वो तो अब कम होगी। लेकिन ये मैं समझता हूँ फैसला बहुत अच्छा है। पहले तो इसका स्वागत करना चाहिए। सभी पार्टियों ने, 2 प्रमुख पार्टियों ने ये फैसला किया है, इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। अब जहां तक बात है कि फायदा किसको होगा, तो ये तो देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी सबके लिए उपलब्ध है। एक जैसी टेक्नोलॉजी होती है, पैसा खर्च करिए, आप दुनिया की अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का और चुनावों में तकनीक का इस्तेमाल करने का जितना अनुभव, और जिस विराट स्तर पर जितना बड़ा अनुभव बीजेपी के पास है और मोदी जी के पास है, ममता जी के लिए उसकी टक्कर लेना थोड़ा कठिन होगा। अब तय वो कर ले, उनके पास बहुत अच्छे तकनीकी सहायक हो, सलाहकार हो, तो ये किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। उनकी पूरी अब तक जो शैली रही है कि उन्होंने शायद उनको तकनीक लगता का हो इस जो तरह का मोदी जी के इस्तेमाल लिए कर कर रहे दिखाया थे वही प्रशांत किशोर उनके साथ है। सर, शायद उनको लग रहा हो जो मोदी जी के लिए कर रहे थे 2014 में, वही प्रशांत किशोर उनके साथ है, इसलिए एडवांटेज मिल जाए उनको। लग सकता है उनको, लेकिन दोनों के साधनों में जो अंतर है और एक व्यक्तियों का भी अंतर होता है। केवल एक प्रशांत किशोर के आ जाने से बात नहीं हो जाती। बीजेपी के पास इतने चुनावों में इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले कई एक अनुभवी कार्यकर्ताओं की भी एक पूरी टीम बन चुकी है। अब प्रशांत किशोर के पास कितनी बड़ी वो टीम है, वो उसकी टक्कर ले पाएगी कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। ले तो ठीक है, दोनों बराबरी के स्तर पर चुनाव लड़ेंगे और ये अच्छा होगा चुनाव के लिए भी। ठीक है, सीधे सुबीर दा के पास चलता हूं। सुबीर दा, कितनी टक्कर दे पाएगी सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को? क्योंकि आखिरी के 30 फेज ऐसा लगता है लाइक्स और रिट्वीट पे ज्यादा लड़े जाने। ये जो 3 चरण बाकी रह गए हैं, इसमें वर्चुअल कैंपेन में बीजेपी का आईटी सेल जितना भी माहिर हो, लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी जब पब्लिक गैदरिंग में, बड़े बड़े रैली में बोलते हैं, तो एक माहौल वहां जो पैदा होता है, उसमें हिंदी बोलकर भी वो काफी हद तक जो इम्पैक्ट ले पाते हैं क्लोज डोर सिचुएशन में। और ये मैं प्रॉपर एनालिसिस के तौर पर बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टडीज हैं कि वर्चुअल में जब लड़ाई होता है उसमें लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इसमें जो लोग सुनेंगे बंगाली है ज्यादातर। यहाँ जो ये हिंदी में जो बोला जा रहा है, इनके पास बंगाली कैंपेनर ही कोई है नहीं, और जो है उनको सामने लाते नहीं है ये लोग। तथागत राय बहुत अच्छा बंगला में बोलते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, किसी जमाने में यहाँ पार्टी के अध्यक्ष थे, ये त्रिपुरा में गवर्नर थे, उनका इस्तेमाल ही इन्होंने नहीं किया। तो वो जिस लेवल से बोलते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जिस तौर से बोलते हैं, जिस तरह से बंगला पे उनका अनुभव है, वो अनुभव तो हम दूसरे किसी में देखे नहीं है ना। तो उनका इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि वो अडवाणी जी के जमाने के लीडर हैं, ये आज के जमाने के बीजेपी नहीं है। तो इसमें मैं एक चीज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वर्चुअल लड़ाई में ये प्रशांत किशोर और अमित मालविया का सवाल नहीं है, टेक्नोलॉजी का नहीं है, इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होगा। दूसरी बात, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल होगा। बादल देवनाथ जी, क्योंकि आप सब लोग बांग्ला में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जवाब ले लेते हैं सुबीर दा इसी से बादल देवनाथ का, क्योंकि भाषा आपके फेवर में है। बड़ी बात बोल रहे हैं सुबीर दा, भाषा आपके फेवर में, इसलिए ज्यादा बेहतर ढंग से कन्विंस कर पाएंगे। सुबीर भौमिक बंगाली है, टाइटल में भौमिक है, बंगाली में मैं पहचान लिया। सुबीर दा बांग्ला जो भाषा है, संस्कृत भाषा से बांग्ला आया, और बांग्ला से हिंदी, बांग्ला से हर भाषा बहुत बादल बाबू जैसे बोल रहे हैं, उससे ज्यादा काम नहीं होगा। नहीं, सुन लीजिए ना, मोदी, अमित शाह, योगी जी और स्मृति ईरानी का बात बांग्ला में जो भी कह रहे हैं, दीदी को जैसे टोन कर रहे हैं,
आप तो जानते हैं बंगाल में कोई महिला को ऐसे कोई टर्न नहीं करता, राजनीति में कोई नहीं करता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने कर दिया। मतलब मोदी जी को, अमित शाह, जोगी जी को आप भी जानते हैं सुबीर जी, बंगाल के लोगों ने कुछ लोग विश्वास कर किया, नहीं तो फिर कैसे हो रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग मोदी जी को, जोगी जी को विश्वास नहीं कर रहे। जैसे आसाम में, केरल में, तमिलनाडु में, पंडिचेरी में, जहां पर 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, ठीक है, आप चलिए चल लेते हैं। फिर क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? जब विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं बादल देवनाथ जी? क्यों बार बार पसीना पूछ रहे हैं? भाई टीएमसी कह रही है कि मोदी जी और अमित शाह को लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। बादल देवनाथ ने आज डिक्लेयर कर दिया कि विश्वास ही नहीं है, तो काय को पसीना पोंछ रहे हैं सर? काय को 4-4 लेटर लिख रहे हैं? पसीना कोई नहीं पूछ रहा है, पसीना पूछ रहा है इसलिए ममता बनर्जी कोशिश कर रहा है, व्हील चेयर में पूरे राज्य में घूम रहा है, एक एक ब्लॉक में, एक एक शहर में, एक एक गांव में। ठीक है अनिला जी, क्या कहें? व्हील चेयर में आने के बाद पूरी सिंपैथी मिल जाएगी ममता बनर्जी को पूरे पश्चिम बंगाल की? बताइए, छोटा सा जवाब है। नहीं ऐसा है कि जवाब बादल देवनाथ जी सुन लीजिए। बादल जी सुनिए, ऐसा है कि उन्होंने कोशिश बहुत करी कि पूरा दिखाने के लिए कि वो कितने कष्ट में, पर पूरे आराम से बैठ के व्हील चेयर पे धक्का कोई और लगा रहा है। ऐसा नहीं कि वो खुद चला रही हो व्हील चेयर, धक्का कोई लगा, आराम से बैठी हुई हैं और कह रही कैंपेनिंग कर रही है, और सबने उनके पैर, जब वो पैर हिला रही थी ना वो भी देखा है सबने। अरे मैं आपके बीच में बोली थी, अगर बीच में बोलने का मतलब ये है कि आप परेशान हो गए, आप विचलित हो गए, मैं आपको विचलित नहीं करना चाह रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। रावण की बहन की मानसिकता रखने वालों का यही होता है ना, नाटक ड्रामा, है ना, जिसको छलावा बोलते हैं। छलावा नहीं चलने वाला है, छलावा की सच्चाई दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जैसे बादल जी कंक्लूड कर दीजिए ना उनको, आप सबके बीच में चिल्ला रहे हैं। बादल जी, अनिला जी को कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। और देखिए, मैंने बता दिया ना कि कुर्सी पर बैठकर आराम से उन्होंने कैंपेनिंग करी है, और रावण की बहन की मानसिकता रखने वालों से मैं ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो छलावा करते हैं, और छलावा का पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास है नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो। और एक बात और, ठीक है, ममता बनर्जी का कुर्सी में बैठना एक छलावा है, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी की नेता अनिला सिंह का। इसी पर बहस को आगे ले जाएंगे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, उस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। बैटल ऑफ बंगाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बैटल ऑफ बंगाल में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अगले 3 दौर के चुनाव जो अभी होने हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति बदल रही हैं, वर्चुअल रैली कर रही हैं। कांग्रेस ने तो अपनी रैलियां ही कैंसिल कर दी, अधीर रंजन चौधरी भी रैलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके ज्यादातर साथी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बीच ममता बनर्जी भी अपनी छोटी रैलियां कर रही हैं, और प्रधानमंत्री की तरफ से जेपी नड्डा ने कहा है कि अब 500 लोगों की रैली होगी, बाकी सब कुछ वर्चुअल। लेकिन इस बीच दीदी का एक और लेटर लिखा है उन्होंने प्रधानमंत्री को। उन्होंने लिखा है किस रेट पर राज्य टीका खरीद सकते हैं। दीदी आरोप लगा रही है कि जिस तरह की स्कीम आपने, किस टीका कंपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगी, ये भी उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। केंद्र की पॉलिसी से टीका महंगा होगा, ये भी वो कह रही हैं, जबकि सबको पता है एक भाव तय है टीके का, जरूरत के मुताबिक टीके की सप्लाई नहीं होगी, ये भी आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाया है। टीके का वितरण बिना भेदभाव के हो, ये भी वो कह रही हैं। और उनका कहना है कि बिना तैयारी के, जिस तरह से आपने 18+ को बिना तैयारी से वैक्सीनेशन देने का फैसला किया है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सीधे मैं चलता हूं बादल देवनाथ के पास। बादल देवनाथ जी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी कह रही थी कि 18+ के लोगों को टीका दे दिया जाए। अब जब प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। भाई क्या पॉलिसी होगी? सब कुछ तो तय है ना कि भाई पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है उसका आधार कार्ड लिया जाएगा और उसको टीका लगाया जाएगा। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। उसमें 45+ हो, 60+ हो या 18+ हो, अंतर क्या है? फिर क्यों सवाल उठा रही है दीदी? देखिए दीपक जी, जैसे 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था, मार्च महीने से यहाँ पर 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया था, कोई परिकल्पना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं था मोदी जी को। परिचय श्रमिक को फंसा दिया, पूरे देश के अंदर फंसा दिया। रेल लाइन में लोग मरे थे, रास्ते सड़क पर मरे थे, हजारों में परिचय श्रमिक मरे, और कोरोना को कैसे पूरा देश में फैल दिया। इस बार भी वही हुआ, वैक्सीन को पूरा विदेश में भेज दिया, ब्राजील में दे दिया, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, तुर्की को, हर जगह में वैक्सीन भेजता है। बढ़ावा मिल रहा है सबको, मोदी जी अच्छा है, लेकिन देश में वैक्सीन नहीं है। अभी वैक्सीन के अकल पड़ गया, पूरा देश में वैक्सीन है, वैक्सीन का डिमांड बढ़ गया।
बंगाल में क्यों? पूरा देश मांग रहा है वैक्सीन, ऑक्सीजन मांग रहा है, वैक्सीन मांग रहा है, टीका मांग रहा है, सब कुछ मांग रहा है, लेकिन वो मोदी जी दे नहीं सकते। लेकिन उसका अभी 6 दिन विकास का साथ सबका विकास, लेकिन कुछ नहीं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी जो भी डिसीजन लेता है सब कुछ फेल्योर हो जाता है, सब कुछ फेल्योर होता है। देश के लोगों के अरे ये तो बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई? क्यों? बादल देवनाथ जी, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? उम्र का 18 साल का उम्र का जो बात, ये तो अरे आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, ये बता दीजिए। ये टीएमसी का बात नहीं, पूरे देश के लोग चाहते हैं 18 के ऊपर लोगों। अरे बादल देवनाथ जी, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, कि पीछे रह गए वैक्सीन लगाने में? नहीं, यही तो फर्क है दीपक जी। ममता बनर्जी वैक्सीन नहीं लिया, ममता बनर्जी वैक्सीन लिया। आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले पूरे बंगाल के लोग मिलेगा, उसके बाद ममता बनर्जी लेगा, तो उसके बाद हम सब लेंगे। मोदी जी जैसा नहीं, पहले मोदी जी, उसके बाद देश के लोग। यही है देश के राजा, जो साधु नहीं है लेकिन साधु बन के घूमता है। इसके अंदर अच्छा, अनिला सिंह जी, क्या बिना किसी सोचे समझे 18 को वैक्सीनेशन का इसकी घोषित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने? सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपका ही नुकसान है। आप जैसे लोग ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं बादल देवनाथ जी, अभी नहीं लगवाएंगे, बाद में लगवाएंगे। आप जैसे लोग ही अपने समर्थकों को भ्रमित कर रहे हैं वैक्सीन के मामले में। मैं भोलेनाथ के बताइए, क्या 18 साल से वैक्सीन लगाने की मांग बहुत दिनों से हो रही थी? कल एकाएक सरकार ने बिना किसी प्लान ऑफ एक्शन पर इस पर फैसला क्यों कर लिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो बादल देवनाथ जी बोल रहे हैं अभी मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा, क्योंकि जो कूप मंडूक होते हैं ना, वो इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने पूरा पश्चिमी बंगाल भी सोचते हैं कि जैसे हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल है। और बादल जी, आपको एक चीज बताऊं, जिस नेता ने वैक्सीन का बुराई किया उसको कोरोना हो गया है। आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, सब कोरोना पॉजिटिव हैं। तो सीधी सी बात है, जरा सा सोच समझ कर यहाँ पर बैठकर बुराई करिए। कोरोना इन्फेक्शन बिल्कुल इंतजार में बैठा हुआ है, कोरोना इन्फेक्शन इंतजार में बैठा हुआ। आप जो है बुराई कर रहे हैं, आपको भी इन्फेक्शन होगा, आप देख लीजिए। कुछ तो शर्म करिए, आप लोग कहाँ पर भारत को कहाँ खड़ा हुआ देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, निचले पायदान देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो, भगवान ना करे आपको हो जाए कोरोना, क्योंकि वैक्सीन नहीं लगवाई आपने। जी नहीं, पूरे मैं एक चीज आपको बता दूं, कोरोना वायरस को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इनकी सरकार ना तो वो क्षेत्र देख रही है, ना राजनीतिक दल देख रही है। रुक जाइए, दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। मैं सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र, कोरोना या फिर वैक्सीन या फिर उससे इलाज या फिर कोरोना के जो हालत देश में है, किसी भी इलाके में आपको, पूरे पश्चिम बंगाल में आप हर गली कूचे के अंदर घूमे हैं, कहीं आपको मुद्दा बनते हुए दिखाई दिया? देखिए, अभी तक तो वो कहीं भी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जहां हम हैं यहाँ कल 145 थे, यानी ये माटीगाड़ा के हिस्से में भी 43 थे जहां हम हैं मौजूद हैं इस वक्त। और अब बेड बढ़ाने की बातचीत हो रही है, ये इसको लेकर उन्होंने कल मीटिंग भी की। लेकिन अगर चुनावी मुद्दे के तौर पर देखें तो ये खत लिखने और खत से बाहर आने तक के बीच में है, क्योंकि यहाँ का जो डिवीज़न है, वोटर्स के बीच का डिवीज़न है, वो बहुत ही ज़्यादा तीखा और बहुत गहरा है। चाहे वो राजनीतिक हिंसा के चलते हो, चाहे वो धार्मिक जो तुष्टीकरण की नीति है उसको लेकर हो, या फिर विकास की बातों को लेकर और करप्शन के खिलाफ हो, उसमें पूरी क्लैरिटी के साथ दोनों के समर्थक अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। उस वक्त अगर उनको कुछ चाहिए सिर्फ एक इस्तेमाल करने के लिए, तो कोरोना एक इस्तेमाल हो रहा है। उसकी कोई गंभीर पहल आपको इसलिए नहीं दिखाई देती दीपक जी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के नजर आएंगे। वो रैलियों में तब पहुंचते होंगे बिना मास्क के, ये बात जरूर चर्चा का विषय हो रही, क्योंकि इसमें भी एक दूसरे पर हमला बोलना है। लेकिन अगर आप सड़कों पर जाएंगे, आप बाजारों में जाएंगे, आप गाँव में जाएंगे, तो शायद ही कोई शख्स आपको मास्क लगाए हुए मिले। तो लिहाजा ये बात तो साफ तौर पर है कि इसका कोई, कोरोना को लेकर आम आदमी तक ये अपने वोटर्स को पहचान नहीं रहे हैं, या वहां तक वो पहुंचना नहीं चाहते, या इस मुद्दे को सामने आना नहीं देना चाहते, सिवाय इसके कि एक दूसरे पर हमला कर सकें। और यही कारण है कि समर्थक एक दूसरे पर जब बात करते हैं तो उसमें इसको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, धीरेन्द्र का बड़ा साफ कहना है कि कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा है राहुल सर, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों के पीछे मुद्दा नहीं है। लापरवाही देखी जा रही है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, सब पॉलिटिकल रैली में लाखों की संख्या में जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो आपको लगता है ममता का ये लेटर कोई पॉलिटिकल काम कर पाएगा उनके लिए, जो सोच रही है कि प्रधानमंत्री पर सीधा हमला उनकी नीतियों पर?
इसका मतलब वो है ही नहीं कि लोगों को आगाह किया जाए या लोगों को सावधान किया जाए, उनकी जागरूकता बढ़ाई जाए। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही है, मतलब और मकसद वो ये है कि मोदी जी पर हमला करने का एक और उनको बिंदु मिल गया, जिसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब वो कितना सही है, कितना गलत है, उसमें कितना तथ्य है, कितना तथ्य नहीं है, ये एक अलग बात है। इसको समर्थक इसको इस पे ध्यान देते नहीं, वो केवल एक बात को सुनते हैं और अपना मन बनाते हैं। तो ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। इस समय चुनाव के बीच में जब सबने अपनी रैलियां कम कर दी हैं, बंद कर दी है, तो इस समय ये पूरे देश की समस्या है। मास्क न लगाना ये केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, हम पूरे देश में देख रहे हैं कि बहुत कम जगहों को छोड़कर, शहरों को छोड़कर, ग्रामीण इलाकों में सब जगह यही हाल है। अभी हूँ वो लाइन कट सही गया कहा आपने। सीधे इसी बात को सुबीर दा के पास ले चलता हूं। सुबीर दा, ममता बनर्जी इस लेटर को मुद्दा बना पाएंगी? मेरे ख्याल से मकसद तो मुद्दा बनाना ही है कि चलिए एक लेटर और ठोक दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी पूरी तरह से खत्म है। मुझे लगता है सुबीर जी से संपर्क नहीं है, सुबीर जी का फोन कट गया। इसी सवाल को लेकर मैं धीरेन्द्र के पास चलता हूं। धीरेन्द्र, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से मैं बार बार एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह की वो होनी चाहिए थी, यहाँ भी उसकी कमी दिखती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में गया तो वहाँ लोग खड़े थे, वो इंतजार कर रहे थे, उन तक नहीं पहुँच रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग मुद्दे की बात करें तो मैं इस बात के लिए कह रहा था, मैं राहुल सर की बात सुन रहा था, ये बात ज़रूर है कि इसमें राजनीतिक स्कोर की बात है, पूरे देश में नहीं लगाया जा रहा, लेकिन यहाँ इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करने वालों को इस बात की जो सिंसेरिटी है वो दिखनी चाहिए, उनके पास उनके अपने एक्ट्स में दिखनी चाहिए। ये बात ज़रूरी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर या गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों पर लेकर सवाल हुआ और सबसे पहले शुरुआत, चाहे उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे दीपक जी, जब राहुल गांधी ने अपनी सभाओं को बंद किया। इससे पहले वाम मोर्चा ये कह चुका था कि वो विजुअली रैली करेगा, तो ये छोटी छोटी शुरुआत हुई तो इसमें दिखा। लेकिन ममता बनर्जी से जो राज्य की मुख्यमंत्री है और उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त यहाँ है, उसका उनको मुद्दे से ज़्यादा कोई इस्तेमाल करती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि उनको अपनी सभाओं में उसको दिखाना चाहिए था या फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए उनके पास कोई प्लान यहाँ दिख रहा होता। ये जरूर है, अलग अलग जगह कल भी मीटिंग हो रही थी उस पूरे कॉलेज में जिसमें बेड बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन जो सबसे पहले प्रिवेंटिव लेकर चलते हैं। सुबीर साहब, मुझे बताइए। ठीक है, सुबीर दा के पास चलते हैं। सुबीर दा, ममता कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री जी आपके पास 18+ से ऊपर वालों को लगाने का कोई वैक्सीन का प्लान नहीं है, पर क्या ममता के पास ये प्लान है? ममता के पास जो प्लान है वो हम जानते हैं, बट यहाँ वैक्सीन का अवेलेबिलिटी ऐसा है दीपक, हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, मेरा उम्र 64 है, अब मैं लगाने के लिए जब सेकंड डोज गया था तो यह वैक्सीन नहीं है, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, फोर्टिस जैसा अस्पताल है, तो वैक्सीन का बहुत सीरियस यहाँ कमी है। और इसके चलते अगर जब हमारे जैसे 60+ के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है ना, तो 18 साल वालों के लिए खोल देना, ये तो बेवकूफी के सिवा और क्या हो सकता है। एक और चीज मैं यहाँ थोड़ा आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ, ये कोरोना टैकल के मामले में वियतनाम जो चाइना का प्रोडक्शन चेन का हिस्सा है, दिसंबर 2019 में उन्होंने चाइना के साथ रेल, एयर, लिंक विंग सब काट दिया। हमारे जो राजदूत हैं चाइना में, मेरे दोस्त हैं विक्रम मिश्री, इन्होंने 3 बार रिपोर्ट भेजा जनवरी 2020 में कि जल्द से जल्द चाइना के साथ सब एयर, लिंक विंग सब काटना चाहिए, एक 7-8 दिन का विंडो, ताकि हमारे जो लोग वहां हैं और चाइना के जो लोग वहां आपस वापस चले जाएं। कुछ नहीं हुआ। मार्च के 18 तारीख को जाके हमें होश आता है, तब तक हम कभी मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे हैं, कभी ये सब कर रहे हैं। ये 3 महीना जो 2020 में मोदी सरकार ने बर्बाद किया, इसके लिए जिम्मेदारी किसका है? ये तो मैं एकदम फिगर से कह रहा हूं आपको कि वियतनाम, मैं इसी सवाल को लेकर के पास चलता हूं। 1 मिनट दीपक, 1 सेकंड। चाइना के साथ वियतनाम प्रोडक्शन चेन में है, 16 दिसंबर उन्होंने बंद कर दिया। हमारे राजदूत विक्रम मिश्री ने और रॉ के जो वहां है अरविंद कुमार ने स्पेसिफिक कह रहा, 3 बार चिट्ठी भेजा
कैबिनेट मीटिंग में जब ये डिस्कस होता है तो लोग कहते हैं कि चाइना का ये प्रॉब्लम है, ये हमारा कुछ नहीं है, चाइना में सार्स मार्स होता रहता है। जनवरी चला गया, फरवरी में हर्षवर्धन जी हम बंगाल से बाहर निकल रहे हैं, बंगाल से बहुत बाहर निकल रहे हैं। मैं सीधे अनिला सिंह जी के पास चलता हूँ। नहीं, मैं सीधे ये अनिला सिंह जी के overall पास जिस चलता हूँ। तरह से अनिला सिंह जी, tackle आधी किया जा अधूरी रहा है, तैयारी के इसका साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं आप? ये देखिए, ऐसा है कि मैंने खुद ने कई ठीक है, डिबेट्स में मैं इसी सवाल को पार्टिसिपेट लेकर किया अनिला जी जहां के पास जाता हूं। लगातार अनिला जी विपक्ष जो है बताइए। जी, जहां विपक्ष जो है लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि वैक्सीन फॉर ऑल क्यों नहीं कर रही है सरकार, वैक्सीन फॉर ऑल क्यों नहीं कर रही है सरकार। ठीक है, अब आज की तारीख में जब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि ठीक है वैक्सीन फॉर ऑल, या मतलब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन वो ले सकते हैं। अब ये, और अब आप क्यों कर रहे हैं ये चीज? पहली बात तो ये विपक्ष के जितने भी लोग हैं, ये विपक्ष को सपोर्ट करते हुए मानसिकता के लोग हैं, तय कर ले कि ये चाहते क्या है। दूसरी बात ये है कि ये तय नहीं किया गया क्या जो राज्य सरकारें हैं वो सीधे जो है प्राइवेट प्लेयर्स से अपने वैक्सीन खरीद सकती हैं। यहाँ केवल और केवल केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं रह गई है, अब राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी रह गई है। आप भी खरीदिए, केंद्र सरकार भी आपको प्रोवाइड कराएगी। सीधी सी बात है भाई, अगर ये कोई तरीका नहीं है, आपको केवल और केवल केंद्र सरकार की उंगली पकड़कर नहीं चलना है, आपको अपने आप भी परचेज करना है। आपको देखना है कि आपके प्रदेश की जो जनता है वो ठीक से वैक्सीनेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ये कह देना कि 18 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन के लिए कह दिया तो केंद्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं करी। आपको लगता है जो टीम बैठी हुई है, जो तय करती है, जो हर फैसला लेती है, सीधे मैं राहुल देव जी के पास चलता हूँ। राहुल देव जी, 18 साल से ऊपर के लोगों का जो वैक्सीनेशन खोला गया, क्या आप उसको जल्दबाजी में उठाया कदम मांगते हैं? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ये मांग कर रही थी। बादल जी रुक जाइए, मुझे इसका जवाब पता है, आप दे चुके इसका जवाब। ये दीपक, ये बहुत गंभीर मसला है और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि केंद्र के इस फैसले के पीछे क्या तर्क है। क्योंकि एक तरफ हमें ये जानकारी मिलती है कि अभी जो अलग अलग देशों के अलग अलग वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को जो ऑर्डर दिए गए हैं, विधिवत ऑर्डर जो दिए गए हैं, वो उनकी आपूर्ति होगी जुलाई में। तो अभी देश में वैक्सीन की कमी है, ये सब मानते हैं, सब जगह हो रही है। अभी सुबीरदा ने खुद ही बताया जुलाई से पहले अभी नई वैक्सीन आने वाली नहीं है। तो उससे पहले आपने 18 से ऊपर के लोगों के लिए भी खोल दिया, तो इससे तो और भगदड़ मचेगी। अभी टेस्टिंग हम पूरी कर नहीं पा रहे हैं। हमें अभी कोरोना का की जो कितना प्रतिशत है या कितने लोगों को संक्रमण हुआ है, ये भी देश के पास पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम टेस्टिंग बहुत कम कर पा रहे हैं। टेस्टिंग हमारे पास पूरी सुविधाएं और सारे टेस्टिंग किट्स नहीं है, टीके की कमी है। खुद अभी आपने सुना और सब जगह से ये हमको सुनने मिला, बेड्स नहीं है, अभी वेंटिलेटर्स नहीं है, अभी ऑक्सीजन की कमी है। और वैक्सीन का जहां तक सवाल है, वो जुलाई से पहले आने वाली नहीं है। तो जुलाई से पहले खोल के केवल भगदड़ मचाने का क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। रात में इसी पर विस्तृत डिस्कशन होगा। सर मैं आपको यहीं रोक रहा हूं क्योंकि अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। रात में इसी पर विस्तृत डिस्कशन होगा कि वैक्सीन को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो कितने जायज है। रात में 8:30 बजे देश की बहस में। फिलहाल एक ब्रेक।